नमस्कार, मैं वीडी अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हम चर्चा करते आए हैं, आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स में जो करदाता टैक्स की चोरी करते हैं या अकाउंट्स का फाल्सिफिकेशन करते हैं या मिस स्टेटमेंट करते हैं या ऐसे कार्य करते हैं जो एक्ट में परमिजिबल नहीं है। तो ऐसे सारे काम को करने के पीछे जो कानून में ये प्रावधान है कि जो फाइनेंशियल पेनल्टी लगती हैं वो तो लगेंगी ही, इसके साथ साथ ऐसे करदाताओं को प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इनकम टैक्स में जो सेक्शंस हैं जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है वो है सेक्शन 275A 275A। ये सेक्शन ये प्रावधान करता है कि यदि आपके यहाँ सर्च एंड सीजर हुआ और सर्च एंड सीजर के अंदर आपकी जो बुक्स हैं या किताबें हैं और आपने कोई नोटिस जो कि 142(1) या 131 की कंप्लायंस नहीं की है और आपके पास कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ऐसी सारी चीज़ें के कारण आप प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन 132(3) के अंदर ये प्रावधान है कि जब सर्च एंड सीजर होता है और आपका मान लो स्टॉक है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको सीज नहीं किया जा सकता, तो जो ऑथराइज ऑफिसर है वो आपको एक ऑर्डर इशू करता है कि बिना आप डिपार्टमेंट के परमिशन से वो ऐसे स्टॉक को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, और यदि आपने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो ये सर्च एंड सीजर में एक दो मोटे बिंदु हैं जिसके अंदर आपको प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था है। सेक्शन 275B ये कहता है कि यदि आप जो सर्च एंड सीजर में आप ऑफिसर को सर्च एंड सीजर के अंदर जो आपसे मांगा जा रहा है और आप ऑथराइज ऑफिसर को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोसिक्यूशन का कारण हो सकता है। ऐसे ही 276 के अंदर यदि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के कारण डिस्पोज ऑफ कर दी है तो वो भी प्रोसिक्यूशन का एक कारण होगा। इसी तरीके से एक कोई कंपनी है और उसका आप लिक्विडेटर बने हुए हैं और वो लिक्विडेटर असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं करता है तो भी एक प्रोसिक्यूशन का कारण है। यदि आपने टैक्स काटा है और टैक्स को जमा नहीं कर रहे तो सेक्शन 276B के अंदर आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ऐसे ही सेक्शन 276BB के अंतर्गत यदि आपने TCS कलेक्ट किया है, मतलब दूसरों के बेहाफ पर TCS का कलेक्शन किया है और वो आपने जमा नहीं किया है तो उसमें भी आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और सेक्शन 276C(1) ये प्रावधान करता है कि यदि आप किसी तरीके से आप अपनी इनकम को कंसील करते हैं और कंसील कर यदि वो टैक्स इफ़ेक्ट 25 लाख रुपए से ज़्यादा बनता है तो भी आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसी तरीके से आप जानबूझकर आप कोई ऐसी एंट्री करते हैं जो जेन्युइन नहीं है। मान लो आप अपनी इनकम बचाने के लिए, टैक्स ना देने के लिए अजम्प्टेड इनकम दिखाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में इनकम है, अजम्प्टेड गिफ्ट्स हैं या दूसरी और तरीका आप अपनाते हैं तो वो भी प्रोसिक्यूशन का कारण होगा और इसका प्रोविज़न है सेक्शन 276C(2) के अंदर। और सेक्शन 276C ये प्रोवाइड करता है कि यदि आप अपनी आय की रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर रहे हैं और फाइल नहीं की है और टैक्स का इफ़ेक्ट यदि 25 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो भी आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसी तरीके से यदि कोई इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के अंदर
आप रेस्पॉन्ड नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, तो सेक्शन 276D के अंतर्गत आपका प्रोसिक्यूशन हो जा सकता है। इसी तरीके से सेक्शन 277 के अंतर्गत यदि आप अपनी रिटर्न को या कोई भी डिक्लेरेशन को फॉल्स वेरीफाई करते हैं, मतलब गलत घोषणा करते हैं, गलत एफिडेविट देते हैं, गलत डिक्लेरेशन देते हैं, तो वो भी प्रोसिक्यूशन का कारण है। सेक्शन 277A 277A प्रोवाइड करता है कि यदि आप अपने खातों में फाल्सिफिकेशन करते हैं, गड़बड़ करते हैं, फॉल्स एंट्री डालते हैं, बोकस खर्चा बुक करते हैं, इनकम को छिपाते हैं या जो इनकम है उसको इनकम नहीं बताते हैं, तो फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंतर्गत भी आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। सेक्शन 278 ये कहता है कि इफ़ एनी पर्सन अवेट्स और इंक्लूड्स in any manner another person to make and deliver an account or a statement or declaration relating to any income or any fringe benefit chargeable to tax which is false and which he either knows or to be false or does not believe to be true। तो इन परिस्थितियों पे भी आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इसी तरीके से सेक्शन 278A सेक्शन 281 के अंतर्गत भी प्रोसिक्यूशन का प्रोविज़न है। अब इसमें प्रोसिक्यूशन में एक समय सीमा है कि कितने सज़ा आपको कितनी होगी, 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर की या 2 साल की। तो ये हर सेक्शन में इसका प्रोविज़न है। तो मैंने एक टेबुलेशन आपको दूंगा, उस टेबुलेशन में वो पीरियड भी लिखा होगा। अब प्रोसिक्यूशन होगा किसका, जैसे आप कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी में प्रोसिक्यूशन किसका होगा। तो इन केस ऑफ कंपनी where an offence under this act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, provided that nothing contained in the subsection shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. If it proved that the offence has been committed with the consent or connivance of is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be prosecuted to be proceeded against and punished accordingly। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि यदि आप कंपनी का मैटर है तो कंपनी के केस में यदि कोई प्रोसिक्यूशन होता है तो वो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो जिसके जो जानता है और जो ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है वो उसका प्रोसिक्यूशन होगा। इसी तरीके से HUF में है, HUF के अंदर द कर्ता देयर ऑफ शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड against and punished accordingly, provided if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he has exercised all due diligence to prevent the commission of such offence, then the karta is not liable. It is proved that the offence has been committed with the consent or in connivance of any neglect on the part or any member, then such member। कहने का मतलब ये है कि कर्ता के साथ साथ मेंबर भी प्रोसिक्यूट हो सकता है। तो अब रहा पार्टनरशिप फर्म में भी जो पार्टनर दोषी है उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, ऐसे ही प्रोपराइटर है तो उसका प्रोसिक्यूशन होगा। इस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था है जो मैंने आपको बताया है, कौन कौन दोषी हो सकता है उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। अब इशू ये है, क्या ये जो चीज़ें हैं क्या प्रोसिक्यूशन ज़रूरी है? नहीं। जैसे अभी अपने मोदी गवर्नमेंट का है कि ईज टू द बिजनेस, और चूँकि इनकम टैक्स एक रेवेन्यू एक्ट है और रेवेन्यू एक्ट में ये प्रोविज़न है कि भाई ये इसका ऑब्जेक्ट होता है कि कर की वसूली। तो इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि
इसके जो भी ऑफेंसेज हैं वो सारे ही कंपाउंडेबल हैं, और कंपाउंडेबल की एक अलग व्यवस्था है। कंपाउंड कैसे किया जा सकता है, कौन करेगा, उसका ऑथराइजेशन ऑफिसर क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी फ़ीस क्या लगेगी, सिंगल कंपाउंड है या मल्टीपल कंपाउंड है तो सिंगल एप्लीकेशन जा सकती है या कंसोलिडेट एप्लीकेशन जा सकती है, उसकी सारी व्यवस्था दी है। पहले की व्यवस्था के मुताबिक सारे जो सेक्शन 275A और सेक्शन 275B में जो ऑफेंस होता था वो कंपाउंडेबल नहीं था, वो सर्च एंड सीजर के, जैसे मैंने पहले बताया, सर्च एंड सीजर की कैटेगरी में था। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस हैं, उस नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी 17 अक्टूबर 2024 के बाद सारे ऑफेंस कंपाउंडेबल है, और कंपाउंडेबल में क्या फ़ीस लगेगी वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा। और एक बार यदि आपने कंपाउंड करा लिया है तो दोबारा कर पाएंगे, इसकी भी व्यवस्था है। तो ये जो सरकारी अधिकारी हैं, जो चीफ कमिश्नर है या डीजीटी हैं, वो आपके केस को देखेंगे, और यदि आप रेगुलर डिफ़ॉल्टर नहीं हैं तो आपका कंपाउंड हो जाएगा। तो सरकार का ये है ध्यान की जो गलतियां हुई हैं, और गलतियों को यदि कंपाउंड करते हैं और उसकी फ़ीस देते हैं, और तो सारी सज़ा माफ़ हो सकती है। तो एक ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है इनकम टैक्स का, और इसमें जो आदमी लिटिगेशन में फंसा हुआ है उसको ये ऑप्शन अवेल करनी चाहिए। मैंने बहुत सूक्ष्म में आपको कंपाउंड के बारे में बताया है। मुझे लगता है ये आपको उपयोगी होगा। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। धन्यवाद।